हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर जो है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, जो साइंस सब्जेक्ट जिन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन पेपर त्रिपान स्टडी सेंटर ने लाया है और इस पेपर का ये उम्मीद रखा जाता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्व रखेगा और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी बहुत रहेंगे। तो इसको आपको अच्छे से करना है, समझना है और पढ़ना है और पेपर के लिए अच्छे से जो है तैयारी करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे और इसको वेरिएबल के रूप में समझाया जाएगा। तो एमसीक्यू भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। रीजन्स ये रहता है, कहते हैं एमसीक्यू तो एक बहाना है, आपको पूरा क्वेश्चन को मुझे समझाना है। तो इस बात पे आप ज़रूर गौर कीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कीजिए और पेपर में आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर एमसीक्यू क्या आया है। पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। और यहाँ पर जो मैं आपके समक्ष क्वेश्चन पेपर लाया हूँ वो साइंस का है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्व रखेगा। जो बच्चे ये क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, समझिए उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क के साथ जो है पास भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि और भी आपको वीडियो इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, तो शेयर इज़ केयर की जो है भावना मत छोड़िए। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या आया है। क्वेश्चन आया है हमारे समक्ष कि देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे बड़ी समस्या जो है खाद्य की है, यानी खाने पीने की है। और इसका महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जो आने वाला समय में जो है कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा संभावना जताई जा रही है। और होगा क्यों नहीं, आजकल देखिए हर समय जो है लोग प्रोटेस्ट ही एक दूसरे को कर रहे हैं, एक दूसरे से संघर्ष ही कर रहे हैं। और इनको ये समझ नहीं आता और न सरकार को समझ में आता है कि इससे दूसरे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप तो ये नाटक करते रहते हो, होना वही चीज़ होता है जो होना होता है, लेकिन लोगों को परेशान करना ये छोड़ते नहीं हैं। अगर मान लीजिए किसान सब जो है प्रोटेस्ट में लगे रहेंगे, वहाँ पर कार्य कर रहे होंगे, तो खेत में कौन कार्य करेगा। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि आए दिन अगर हम उनको परेशान करते हैं, उनको उनके हकों को छीनते हैं, अगर किसान रोडों पर खड़ा हो जाएंगे तो खेत में कौन खड़ा होगा। तो देश की हालात तो बिगड़ता ही चला जाएगा। और कहते हैं खाद्य पदार्थ के बिना जो है किसी भी देश को चलाना संभव नहीं है। तो सरकार इस बात को क्यों नहीं गौर करती है? क्या सरकार को कुछ प्रॉब्लम है? तो इस बात को सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि देश में जो है हम खाद्य समस्या का हल किस प्रकार से कर सकते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं तो यही बात कहता हूँ कि अगर किसानों को आपकी बातें नहीं अच्छी लग रही है तो किसानों से राय विचार लीजिए, किसानों से ही मंथन कीजिए, क्योंकि ये सरकार को रूल रेगुलेशन तो किसानों पर ही लागू करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले किसान से इसको मंथन कीजिए कि भाई आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। क्या किसान अपने बारे में सही नहीं सोच सकते? सोच अवश्य सकते हैं, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी फितरा ये रहता है कि वो अपने आप को ही महान कहने लग गया है। पहले भाई एनालाइज करो, समझिए। अगर आए दिन आप रोड सड़कों को बंद कीजिएगा इस तरह से और जो है लोगों प्रोटेस्ट कीजिएगा, दंगे फसाद करवाइएगा, तो जरना सी बात है इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो देश की भलाई तो नहीं चाहते होंगे, तो इसके देश का ही नुकसान करेंगे। तो यही क्वेश्चन, इसी के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन है कि देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। टू बी सॉल्व द फूड प्रॉब्लम इन द कंट्री विच अमंग द फ्लोइंग इज नेसेसरी। टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री विच अमंग द फ्लोइंग इज नेसेसरी। देखा जाए तो ऑप्शन है खाद्य का उत्पादन और भंडारण में वृद्धि कर दें हम, बी लोगों की खाद्य तक आसान पहुंचा दें हम, सी लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा है, समझाने की बात है और समझने की भी बात है कि देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए खाद्य के उत्पादन और भंडार में वृद्धि होना चाहिए, लोग खाद्य तक आसानी से पहुंच भी होना चाहिए और लोगों के पास अनाज खरीदने के पैसे भी होने चाहिए। यानी देखा जाए तो तीनों ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है,
कि खाद्य के उत्पादन और भंडारण में वृद्धि कर दे। सरकार इस बात पे कभी भी जोर नहीं देती कि खाद्य को हम भंडारण कैसे करें, कैसे देश में जो है अनाज की वृद्धि करें। आपको मैं बता दूं कि जितने हमारा उत्पादन नहीं होता है उससे अधिक तो हमारे चूहे खा जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, बरसात में खराब हो जाता है। मैं तो बड़ा अफसोस मनाता हूं कि इतनी विकसित देश होने के बावजूद भी सरकार को इन सब बातों पर नज़रिया क्यों नहीं जाती है, जो आए दिन जो है तरह तरह के प्रणाप गा गा के जो है देश को नुकसान पहुंचाने के अग्रसर बनाते रहते हैं। भाई ये लोग तो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता परेशान हो रही है उसको कोई नहीं देख रहा है, उस बात को कोई एनालाइज नहीं कर रहा है, जो बहुत ही दुखदायक परिस्थितियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। बी कह रहा है लोगों की खाद्य तक पहुँचना आसान। देखिए, जब तक वो खाद्य पदार्थ लोगों तक आसानी से नहीं पहुँचेगा उस खाद्य पदार्थ का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं रह जाता है। तो इसके सरकार को जो है ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को व्यवस्था करना चाहिए, सुचारू करना चाहिए, जिससे किसानों के पास से जो है ये आम लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात है, लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए, और पैसा तब आएगा जब रोजगार बढ़ेगी, देश में जो है तरक्की होगी। लेकिन देश तो मुझे लग रहा है जहाँ का तहाँ ही है। सिर्फ आए दिन लोग एक दूसरे पर ताने कसते रहते हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं, करते कोई भी कुछ नहीं है। सरकार आपको बरगलाने के लिए तरह तरह की बातें बोलती है, तरह तरह की बातें कहती है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो भारत की कोई तरक्की नहीं हो रहा है। भारत दिन प्रतिदिन जो है और देशों के मुकाबले में पिछड़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन के अंतर्गत देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए हमें तीनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही जाएगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कोशिका सबसे लंबी है। आपको बताना है कि ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शनों में से कौन सी कोशिका जो है सबसे लंबी है। Which of these cells are the longest? Which of these cells are longest? तो ऑप्शन ए अस्थि कोशिका, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी पेट की कोशिका, ऑप्शन डी हृदय मांसपेशियां कोशिका। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, और ये पता भी होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि तंत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में हर जगह फैली हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी है, यानी देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका सही जाएगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न पार्टों तक जो है इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि शीर्ष स्थल विभोजक कोशिका में रसधानियां का अभाव क्यों होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शीर्ष स्थल विभोजक की कोशिका में जो है रसधानियां का अभाव क्यों होता है। इसका मतलब यही दोस्तों बनता है कि why do the cell of applicable metasteme a lack of vehicle? You know that question is very interesting. Why do the cell of apical meristeme lack of vacuoles? तो ऑप्शन ए वो खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं, बी उनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, सी इनमें सघन साइटोप्लाज्मा होती है, या डी वे सक्रिय रूप से कोशिका के विभाजित कर रहे होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह बात यहाँ आया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, समझने की ज़रूरत है। अगर एक हम स्पष्टीकरण करने की कोशिश करें तो एक बात आपको याद होगा कि शीर्ष विभोजक कोशिका एक युवा कोशिका होता है, यानी अभी अभी काफ़ी युवा कोशिका ये होता है, और सक्रिय रूप से विभाजित हो रही होती है। सक्रिय रूप से क्या हो रहा होता है, विभाजित होती रही होती है, इसलिए उन्हें तुरंत भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के भंडार की आवश्यकता नहीं होती है। यानी उसको तुरंत भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन को भंडार करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही वो बड़े मात्रा में
जो है कचरा भी पैदा नहीं करते हैं, यानी अधिक मात्रा में कचरा भी वो पैदा नहीं करते हैं, इसलिए उनमें राजधानियाँ का अभाव होता है, इसलिए राजधानियाँ होना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जा सकता है? तो देखा जाए तो ऑप्शन डी इन सब बातों को खरी उतर रही है। तो वह सक्रिय रूप से कोशिका के विभाजित कर रहे होते हैं और यंग होते हैं और उनको जो है तुरंत भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है वो ऐसा नहीं करते हैं, उसमें राजधानियाँ नहीं पाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि कोठरी की रसोई हम किसे कहते हैं? कोठरी की रसोई हम किसे कहते हैं? थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको होगा कि कोठरी की रसोई का क्या मतलब है। द किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखें, माइटोकॉन्ड्रिया, बी एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी गोल्गी उपकरण। तो क्वेश्चन यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप शायद पहली बार सुने भी होंगे कि कोठरी की रसोई किसे कहते हैं, यानी किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं। अगर मैं आपको एक बात पे अगर ध्यान दिलाऊं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बात ये है कि देखा जाए तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में, यदि देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है और वह भोजन को प्रकाश संश्लेषण में शामिल भी करता है, इसलिए उन्हें कोशिका के रसोई घर भी कहा जाता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं, यानी कोशिका को रसोई घर क्यों कहते हैं। यहाँ कोठरी भी लिखी हो सकती है, कोशिका भी लिखी हो सकती है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर आ जाता है कोशिका की रसोई घर हम किसे कहते हैं या कोठरी की रसोई घर किसे कहते हैं, तो समझ जाना द किचन ऑफ द सेल। और किचन ऑफ सेल हम किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो है हरा रंग द्रव्य होता है जो भोजन को प्रकाश संश्लेषण में शामिल करता है और यहाँ पर ही भोजन बनता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण को जो है कोशिकाओं की रसोई घर कहा जाता है। कोशिकाओं को रसोई घर हम कहते हैं। तो आप ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ जा सकते हो, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कुछ समझ में आया? अमीबा जो है अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। अमीबा रिक्वायर्स अ फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म। यू नो दैट क्वेश्चन हियर, अमीबा एक्वायर्स इट इज अ फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म हियर। ऑप्शन ए एक्सोसाइटोसिस, बी एंडोसाइटोसिस, सी प्लाज्मोलाइसिस एंड डी एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस दोनों। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बात आपको याद होगा कि अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, जिसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जिसे हम एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस कोशिका के द्वारा उनके प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से सामग्री को अंतर्ग्रहण करती है, यानी सामग्री को जो है अपने अंदर ग्रहण करती है, उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करती है। तो देखा जाए तो एंडोसाइटोसिस ऑप्शन बी के साथ है, तो ऑप्शन बी आपका सही जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, जो तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं उनकी संयोजकता क्या होगी? क्वेश्चन यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि जो तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय, देखिए दोस्तों, निष्क्रिय का मतलब होता है इनएक्टिव, यानी उसमें एक्टिविटी नहीं है, उनकी संयोजकता क्या होगी? क्वेश्चन यहाँ समझना बहुत जरूरी होता है। What would be the valency of an element that is a chemically inactive? What would be the valency of element that is a chemically inactive? काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या उसकी बैलेंसी 0 होगा या बैलेंसी 1 होगा?
या बैलेंसी देखा जाए तो 2 होगा या बैलेंसी 5 होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको एक बात समझ होना चाहिए कि एलिमेंट विद द वैलेंसी 0 are chemically inactive. The 0 is a chemically inactive as they have to complete fill octal depth of the state. यानी जिसकी केमिकल जो है 0 होगी वो इनएक्टिव होगी। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। जो तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं उनकी संयोजकता 0 होती है, क्योंकि कोई एक्टिविटी ही नहीं होती है, इसलिए हम निष्क्रिय को हम 0 ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र विभिन्न परमाणुओं को कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाता है। किन 2 परमाणु संयोजकता सामान्य है। आपको यहाँ चित्र जो दिया गया है उनमें से बताना है कि किसका जो है परमाणु संयोजकता सामान्य है। और आपको समझ होगी कि भाई परमाणु संयोजकता कैसे की जाती है, तभी आप इसका आंसर सही से दे पाओगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, सामान्य रूप से देखना संभव नहीं रहती है। तो क्वेश्चन है, द पिक्चर शो द अरेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल ऑफ डिफरेंट एटम, which 2 atom have the same valency. You know that question, understand? The question here, in the picture, or electron cell is a different atom. Which 2 atom have the same valency? क्या यहाँ पर परमाणु 1 और 2 में सामान्य दिखाया गया है, या बी परमाणु 2 और 3 में, या सी 3 और 4 में, या डी 4 और 1 में? यहाँ समझने वाली बात है। देखिए, इसके लिए आपको एक बात याद रखना चाहिए और समझना चाहिए। इस बात को अगर आपने दिमाग में रख लिया तो कई क्वेश्चन जो है आपके सही चले जाएंगे। कि बैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष या ऊर्जा के स्तर में मौजूद इलेक्ट्रॉनों से गिनी जाती है। बैलेंसी जो हम गिनते हैं, कहाँ से गिनते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि दोनों परमाणु में देखा जाए, अगर आप यहाँ पर गौर से ध्यान दो तो पहला में जो है 1 परमाणु दिखाई गई है, दूसरे में भी 1 है, तीसरा में 2 परमाणु दिखाई गई है, और चौथे में जो है 4 परमाणु हमें नज़र आ रही है। तो यही बात यहाँ इम्पोर्टेंट है कि किसी के अंतिम कक्ष में कितने परमाणु हैं, ये बात महत्वपूर्ण होता है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आंसर क्या होगा कि 1 और 2 में अंतिम कक्ष में 1 परमाणु है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है कि 2 परमाणु संयोजकता सामान्य है, वो है परमाणु 1 और परमाणु 2, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सभी रासायनिक परिवर्तन के लिए सामान्य है। आपके समक्ष जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सभी रासायनिक परिवर्तन के लिए सामान्य क्रिया को दर्शाता है। तो विच ऑफ दिस इज अ कॉमन फॉर ऑल केमिकल चेंज। यू नो दैट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ दिस इज अ कॉमन फॉर ऑल केमिकल चेंजेस हियर। ऑप्शन देखें तो आकार में परिवर्तन, ऑप्शन बी गर्मी का अवशोषण, ऑप्शन सी मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन डी नए पदार्थ का निर्माण। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि देखिए, जब कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है तो रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जब कोई पदार्थ का निर्माण होता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन नज़र आती है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन डी सही है, नए पदार्थ के निर्माण के कारण रासायनिक परिवर्तन सामान्य होती है। तो आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो, जो कि सही है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु त्रिपरमाणिक होते हैं। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु त्रिपरमाणुक होते हैं। त्रिपरमाणुक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आखिर हम त्रिपरमाणुक कहते किसे हैं। जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आया है तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज ट्राइएटॉमिक। नो दैट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग
molecules is a triatomic. Triatomic मीन त्रिपरमाणिक। देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन है ए H2, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी H2O। अब यहाँ पर ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है कि त्रिपरमाणु की विशेषता क्या होती है। देखिए, जब तक आप ये बात नहीं जानिएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो है सही विकल्प नहीं चुन पाइएगा। त्रिपरमाणु के बारे में आपको सही नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको एक बात पता होगा कि दो परमाणु, देखिए कि यहाँ पर हम जो होते हैं इनके संख्याओं से हम जो है कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन जो है दो परमाणु से बने हुए हैं, यानी H और प्लस H दो है। कार्बन में देखिए एक ही है, और यहाँ पर CO में C और O दो अलग अलग हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है H2O, इसमें हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है। तो इसका मतलब क्या बना ये? त्रिपरमाणिक, यानी देखा जाए तो ट्राइएटॉमिक। तो यही क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि ट्राइएटॉमिक्स इनमें से कौन से हैं, कौन से अणु जो है ट्रिएटॉमिक बना रहा है, यानी त्रिपरमाणुक बना रहे हैं। जैसे आपको समझ में आ गया कि ए जो है ध्रुव परमाणुक बना रहे हैं, बी जो है सिंगल परमाणु बना रहे हैं, और सी जो है डबल परमाणु बना रहे हैं। लेकिन डी जो है ट्रीम इसमें दिखने को मिल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक। तो ऑप्शन आप डी के साथ जा सकते हो, ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही क्लियर और साफ है कि निम्नलिखित में से कौन से परमाणु जो है समभारिक होता है। अब समभारिक के बारे में जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और इसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि समभारिक क्या होता है। क्योंकि कई बार एग्जामिनर ने समभारिक और समस्थानिक के बारे में क्वेश्चन आता ही है, और मैं ये यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि ये आपको एग्ज़ाम में आएगा। समभारिक और जो है समस्थानिक, यानी दो ही क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनता है। इसका उपयोग भी हो सकता है कि आ जाए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम आर एजोवार। द फ्लोइंग देयर विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स आर इजोवार। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन यही बोल रहा है कि 6-12 कार्बन और 6-14 कार्बन। बी बोल रहा है 18-40 AR और जो है 20-40 CA, और यहाँ पर सी बोल रहा है 6-14 C और जो है 18-40 R, और डी कह रहा है 6-3-6 LI एंड जो है 6-12 C। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? देखिए, अगर समभारिक का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा तो इसका आंसर आपको देना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और ये 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे इसका उपयोग आ जाए या इसकी परिभाषा आ जाए या आपको इसको पहचानने के लिए आ जाए, कोई ना कोई क्वेश्चन इसके अंतर्गत जरूर बनता है। तो इसलिए कहते हैं कि त्रिपान स्टडी सेंटर का हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है। अगर वो कोई भी क्लास में डाल दिया गया है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। उसको समझिए और पेपर में करके जाइए, और विश्वास कीजिए कि क्वेश्चन में 100% आने की चांसेस रहते ही हैं। अगर देखा जाए कि समभारिक की अगर हम परिभाषा पर अगर नज़र डालें तो समभारिक की परमाणु संख्या अलग अलग होती है। देखिए, समभारिक परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है वो अलग अलग होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या सामान्य होती है। जो इसका द्रव्यमान संख्या होता है सामान्य होता है। तो आपके समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें से किसका जो है परमाणु द्रव्यमान सामान्य है।
अगर आप ऑप्शन ए में देखिएगा तो ऑप्शन ए में परमाणु द्रव्यमान सामान्य नहीं है, इसमें 12 और 14 डिफरेंट है। बी में है 40-40 है तो सामान्य है। अगर सी ऑप्शन में देखिए तो 14 और 40 है, और डी 6 और 12 है। देखिए अब यहाँ परिभाषा से ही हमें सारी बातों का जो है इन्फॉर्मेशन हमें लग गया, क्योंकि परिभाषा ही हमें सब कुछ बता दिया कि संभारिक परमाणु की संख्या अलग अलग होती है। संभारिक में परमाणु संख्या जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन जो है इसकी परमाणु द्रव्यमान वो सामान्य होती है। तो देखा जाए तो ए आर और सी ए, जिसका यहाँ पर परमाणु संख्या ए आर का 18 है और सी ए का 20 है, लेकिन इसका देखा जाए तो परमाणु द्रव्यमान 40-40 है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा, और आप भी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। तो क्वेश्चन समझ में आया कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु समभारिक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। आगे का क्वेश्चन जो है, कुछ पदार्थों के उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यानी आपके समक्ष ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, और चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आपको उस जो है बढ़ते क्रम व्यवस्था को पहचानना है और आपको अपना आंसर देना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ पदार्थों के उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इट मीन अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय the force of attraction of between their particle, which one of flowing represent a correct arrangement. You know that question here, a few substances are the arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. Which one of the following represent a correct arrangement? The question is very interesting. Option here ए जल, वायु और वायु, यानी देखा जाए तो यहाँ पर 2 बार वायु लिखी गई है, तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखिए एयर को भी हम वायु कहते हैं और विंड को भी वायु कहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वायु के ऑप्शन आ गए हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोला है वायु चीनी तेल, और सी कह रहा है ऑक्सीजन पानी चीनी, और डी कह रहा है नमक रस हवा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए ये आकर्षण बल जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और उसको व्यवस्थित करना ये भी महत्वपूर्ण होती है। कुछ पदार्थों के उनके कणों के बीच जो है बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही व्यवस्था प्रतिनिधित्व करता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन इसका सही प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि सी में देखिए ऑक्सीजन है, पानी है और चीनी है। लेकिन अगर आप देखिएगा ए में जल, एयर और विंड है, बी है वायु चीनी तेल, और डी कह रहा है नमक रस हवा। तो इसकी व्यवस्था सही नहीं लग रही है कि नमक रस हवा जल के साथ विंड और वायु एक जैसा ही लग रहा है, और बी कह रहा है वायु चीनी तेल। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन सी ऑप्शन ही है जो करेक्ट यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही जाएगा, ऑक्सीजन पानी चीनी। तो हम सी ऑप्शन के साथ
जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि 25 सेल्सियस, 38 सेल्सियस और 66 सेल्सियस को केल्विन पैमानों पर परिवर्तन करने पर तापमान का सही क्रम क्या व्यवस्थित होगा। क्वेश्चन समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 25 सेल्सियस, 38 सेल्सियस और 66 सेल्सियस के केल्विन पैमानों पर परिवर्तन करने पर तापमान का सही क्रम क्या होगा। मीन ऑन अ कन्वर्टिंग 25 सेल्सियस, 38 सेल्सियस एंड 66 Celsius to Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be. You know that question is very interesting. On the converted 25 Celsius, 38 Celsius and 66 Celsius Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be. The option here 298 Kelvin to 311 Kelvin and 339 Kelvin. बी ऑप्शन कहता है कि 298 केल्विन, 300 केल्विन और 338 केल्विन। सी कह रहा है 273 केल्विन और 278 केल्विन के और 543 केल्विन। और डी कह रहा है 298 केल्विन और 310 और 338 केल्विन। देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। हमसे ये पूछा है कि सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंजेस करते हैं तो कौन सा सीक्वेंस जो है यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम किससे प्लस करेंगे कि ये केल्विन में कन्वर्ट होगा। तो आपको जो है 273 से प्लस करना पड़ेगा सभी सेल्सियस को, तो ऑटोमेटिक जो है आपको केल्विन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए पहले अगर सेल्सियस को हम 25 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 25 सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, 273 इज इक्वल टू 298। तो पहला इक्वेशन तो ये बन गया हमारा कि 298 आ रहा है और 219 ए बी डी में है लेकिन सी में नहीं है, तो इसका मतलब सी जो है एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। दूसरा सीक्वेंस ये बन रहा है कि 38 को प्लस करेंगे 273 से तो हमारा आएगा 311 केल्विन। अब देखिए दूसरा नंबर पर 311 कहाँ पर है, तो ऑप्शन आपको बी में ए में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही जा रहा है ना, क्योंकि दो सीक्वेंस तो सही गया, तो इसका मतलब तीसरा भी सही जाएगा। और तीसरा देखिए 66 प्लस 273 339, ये इसका मतलब जो है ए ऑप्शन आपका सही है। तो ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको समझना ज़रूरी है कि सेल्सियस को हम केल्विन में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और इसको आपको समझना है और एग्ज़ाम में अच्छे से करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। आपने सुना कि फ्लेक्सिबिलिटी इन अ प्लांट इज ड्यू टू, द फ्लेक्सिबिलिटी इन अ प्लांट इज ड्यू टू। तो क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखा जाए ऑप्शन पे अगर हम नज़र डालें तो पहला ऑप्शन बोलता है क्लोनोचीना, ऑप्शन बी स्क्लेरोकाइमा, ऑप्शन सी प्रोकाइमा और डी क्लोरोनचीना। तो देखा जाए दो क्लोरोकाइमा के अंतर्गत है, दो चीना के अंतर्गत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। देखिए पौधे को आप एक टहनी को तोड़ो और उसको मोड़ के देखो, क्या वो फोल्ड हो जाती है, यानी वो लचीला है। तो आखिर लचीलापन किसके कारण हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पौधों में लचीलापन किसके कारण आया। मैं आपको अगर आपको आंसर बताने की कोशिश करूँ तो कहते हैं क्लोनोचीना एक युवा डाइकोटाइडोनस तने में एक यांत्रिक ऊतक है। देखिए क्लोनोचीना जो है डाइकोटाइडोनस तना में एक यांत्रिक ऊतक है और उन अंगों का लचीलापन के साथ महान तंत्र शक्ति प्रदान करता है, यानी लचीलापन के साथ साथ उसको तन्यता का शक्ति प्रदान करता है, जिनमें यह पाया जाता है।
और यह पौधे विभिन्न हिस्सों को आसानी से मोड़ने की अनुमति देती है। यानी इन पौधों को आप बहुत आसानी से मोड़ भी सकते हो। तो इसका मतलब जो है आंसर होगा ए, क्लोनोचिना। यानी पौधों में लचीलापन के कारण जो है क्लोनोचिना है, जिसके कारण लचीलापन आती है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन कि पौधों में लचीलापन किसके कारण आता है, तो क्लोनोचिना के कारण जो है लचीलापन हमें नज़र आती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या नज़र आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु के त्वरण को मापने की सही इकाई क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी गतिशील वस्तु के त्वरण को मापने की सही इकाई क्या है। हम किसी जो है वस्तु को मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं। द क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। You know that question is here, what is the correct unit for the measuring the acceleration of a moving object। ऑप्शन देखें, क्या हम उसको मीटर में मापेंगे, या बी सेकेंड में, या सी ms-2 में, या डी ms में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझना जरूरी है और विचार करना जरूरी। किसी गतिशील वस्तु यानी कोई दौड़ता हुआ वस्तु को, यानी चलती हुई वस्तु के त्वरण को मापने की सही इकाई के रूप में हम किसको चुन सकते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ बहुत ही आसान है। और मैं बताऊं, किसी गतिशील वस्तु का त्वरण मीटर प्रति सेकेंड यानी देखा जाए तो स्क्वायर, देखा जाए तो मीटर सेकेंड स्क्वायर यानी मीटर प्रति सेकेंड वर्ग में मापा जाता है। किसी वस्तु का त्वरण हम मीटर प्रति सेकेंड वर्ग में मापते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर जो जाएगा वो सी सही जाएगा। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो, ms-2। यानी किसी गतिशील वस्तु के त्वरण को अगर मापना है आपको, तो उसका यूनिट जो लगेगा वो लगेगा ms-2। तो ms-2 आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें गति ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन करना शामिल है। देखिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन ऑप्शनों को समझ के बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्रिया है जिसके कारण गति ऊर्जा जो है स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि इनमें से कौन सा जो है गतिज ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली है। और समझिए तो देखिए क्या है, विच ऑफ दिस इन्वॉल्व टू द कन्वर्जन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। नो दैट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ दिस इन्वॉल्व देयर इज द काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम ऑप्शनों पर ध्यान दें तो ऑप्शन पहला कहता है कि एक व्यक्ति बोट से पानी के तालाब में गोता लगा रहा है, यानी ऊपर बोट पे खड़ा है और उससे पानी में जो है गोता मार रहा है। तो क्या ये जो है गति ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन किया, सोचिए। दूसरा है बी, पैराशूट की मदद से हवा में उड़ता एक व्यक्ति। पैराशूट की मदद से जो हवा में उड़ रहा व्यक्ति, क्या उसमें गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। या सी, पानी की स्लाइड के ऊपर से फिसलता हुआ एक व्यक्ति। पानी के स्लाइड में फिसलता हुआ व्यक्ति क्या इस ऊर्जा को मान्यता दे सकता है। या डी, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से ओवरब्रिज के शीर्ष तक जा रहा है, क्या ये गति ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन समझने वाली है कि इनमें से कौन से जो है गति ऊर्जा की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन करता है। देखा जाए एक व्यक्ति बोट से पानी के तालाब में गोता लगा रहा है। देखिए इसमें गति ऊर्जा तो स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का, देखिए गति ऊर्जा तो है लेकिन स्थिति ऊर्जा इसमें नहीं, क्योंकि गोता लगा रहा है। पैराशूट की मदद से हवा में उड़ रहा है, हवा में तो उड़ रहा है तो गति ऊर्जा यहाँ पर जो है कार्य कर रहा है, स्थिति ऊर्जा तो है नहीं। पानी की स्लाइड के ऊपर से फिसलता हुआ एक व्यक्ति, और मान लीजिए कोई फिसल रहा है तो वहाँ पर तो है लेकिन स्थिति ऊर्जा कहाँ है, तो गति ऊर्जा में है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से ओवरब्रिज के शीर्ष तक जा रहा है। देखिए ओवरब्रिज में अगर क्रॉस करता है कोई व्यक्ति तो उसमें गति ऊर्जा
और स्थिति ऊर्जा का दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। कारण क्या बनता है कि मोटर बाइक चलाने वाला व्यक्ति में गति ऊर्जा के कारण गति ऊर्जा होती है। जो मोटर बाइक चलाने वाला व्यक्ति में गति के कारण, गति जो कर रहा है व्यक्ति, तो उसमें गति ऊर्जा होती है जो ओवरब्रिज के शीर्ष पर पहुंचाने के बाद स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही ओवरब्रिज के शीर्ष पर जाएगा वहाँ पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पोषक तत्व की पौधों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, समझ वाली है कि यहाँ पर जो है 4 तरह के जो है तत्व दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से किस पोषक तत्व की पौधों को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए जिन बच्चों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा, क्योंकि वहाँ पर वृत्त पोषक और जो है लघु पोषक के बारे में हमने पढ़ा था और वो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। अगर वहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको नॉलेज आपको ज़रूर होगा कि पौधों को अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। द क्वेश्चन है विच ऑफ द न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी। विच ऑफ दिस nutrient is required by the plants in a large quantity. You know that option here: A लोहा, B जिंक, C पोटाशियम, D मैग्नीज। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अधिक मात्रा की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए लोह पदार्थ जो है पौधों को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि वित्त पोषक में ये आता है, यानी सूक्ष्म पोषक में ये आता है। ठीक है, लोहा जो है सूक्ष्म पोषक में आता है, जिंक भी जो है सूक्ष्म पोषक में आता है और मैग्नीज भी सूक्ष्म पोषक में आता है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो पोटाशियम जो है वित्त पोषक में आता है। और वित्त पोषक का मतलब होता है जिसको अधिक मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब पोटाशियम होगा। पोटाशियम जो पौधों में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, बड़ी मात्रा में दी जाती है। देखा जाए तो पोटाशियम एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। देखिए पोटाशियम एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसका अर्थ है पौधों को बड़ी मात्रा में पोटाशियम की आवश्यकता होती है। मैंने कहा था ना कि मैक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट दो तरह के न्यूट्रिएंट हैं, और इसका टेबल भी जो है एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, क्योंकि इसके अंतर्गत एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए त्रिपाण सेंटर ने आपके समक्ष यहाँ क्वेश्चन ये रखा है, तो ये महत्वपूर्ण भी यहाँ पर बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो पोटाशियम जो है अधिक मात्रा में पौधों में दी जाने वाले पोषक तत्व है, तो ऑप्शन जो है सी आपका यहाँ सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये आपका जो है रीजनिंग के अंतर्गत है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में जो है 4 क्वेश्चन रीजनिंग की आते ही आते हैं, तो वो आपको करना है अच्छे से। ठीक है, रीजनिंग का रीजन्स पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे समक्ष भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यही बोलता है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, अभी कथन की बात करें, तो कथन ये कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है। देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा शून्य हो सकता है? यहाँ पर कारण ये बताया जा रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी उर्वरता और शरीर में जड़त्व नहीं। देखिए ये किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्वता और शरीर में मौजूद पदार्थ की माप होती है। तो यहाँ पर ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए समझना यहाँ क्वेश्चन को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। द मार्क्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट अवे जीरो, द मास ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट इज अवे जीरो, द एक्सेलरेशंस एंड रीजंस हियर, द मार्क्स ऑन ऑब्जेक्ट इज द मेजरिंग ऑफ इट्स इनिशिया एंड द सब्सटेंस कंटेनिंग बाय द बॉडी। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऑप्शन 3 टाइप्स हियर। पहला ऑप्शन आपको हमेशा यही बताएगा कि दोनों ए और आर जो है सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। हमेशा ऑप्शन यही रहता है, ऑप्शन की कोई दो राय नहीं है। बी कह रहा है दोनों ए और आर जो है सत्य है, आर जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। सी कह रहा है ए सच है लेकिन जो है आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर जो है सही है। तो यहाँ पर आपको यहाँ क्वेश्चन को समझना है। देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है, तो आपको मैं एक बात बता दूं, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है,
क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़ता और शरीर में मौजूद पदार्थ की माप होती है। समझ में आया बात? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है। इसका मतलब हमारा ए जो है अभिकथन वो गलत चला गया। तो देखिए किसमें ए गलत है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो डी में है। डायरेक्टली आंसर जो है डी आ जाएगा। और आपको दूसरी बात पता होना चाहिए कि हमारा कभी भी जो है द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़ता और शरीर में मौजूद पदार्थ की माप होती है। तो इसका मतलब आर सही है। तो आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो। ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन क्या है। देखिए अभिकथन सजेशन ये कह रहा है कि जब ठोस को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो वो पिघलने शुरू कर देता है। बात सही है। अगर किसी ठोस को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो वो पिघलना शुरू कर देता है। कारण क्या बता रहा है कि ठोस कण गर्मी ग्रहण कर लेता है। जो ठोस कण होते हैं जल्दी ही गर्मी ग्रहण कर लेते हैं और पिघलने में उनको मदद करते हैं। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझ वाली है। Solution here, when the heat energy supplied to the solid, it start to the melting. And reason here, solid particle take up the heat and help in the melting. You know that question is interesting. When the heat energy is supplied to be the solid, it is start of melting. And reasons here, solid particle take up the heat and help in the melting. तो देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है और समझने वाला भी है। तो ये दोनों बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन तो आपका वही रहेगा। पहला बताएगा ए और आर सत्य है, लेकिन आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कहेगा यही कि ए और आर सत्य है, लेकिन आर जो है ए का सही पुष्टिकरण नहीं कर पा रहा है। और सी कहता है कि ए तो सत्य है लेकिन आर गलत है। डी कहेगा ए गलत है आर लेकिन आर सही है। तो ये ऑप्शन तो आपको सभी के साथ मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ समझना है कि क्या अभिकथन सही है कि जब ठोस को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वो पिघलना शुरू कर देता है। तो ये बात समझने वाली। देखिए जब ठोस को ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है तो ठोस कण उन्हें आपूर्ति की गई ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं और कंपन करने लग जाते हैं। तो कंपन करने का मतलब पिघलना। तो यहाँ पर ये तो बात सही है, जब ठोस को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वो पिघलना शुरू कर देता है। तो ये तो सही है। इसका मतलब डी यहाँ पर एलिमिनेट है। डी से हमें कोई रिलेशन अब नहीं रह गया। दूसरा कह रहा है ठोस कण गर्मी ग्रहण करने के बाद पिघलने शुरू कर देते हैं। ये तो बात सही है। अगर कोई कण जो है अगर गर्मी ग्रहण करेगा, ऊष्मा ग्रहण करेगा तो पिघलना तो शुरू करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब आर भी सही कह रहा है, आर भी सही है। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन ए आपका सही जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही बात बोल रहा है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हो। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या सही है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है। क्वेश्चन है रीजनिंग के अंतर्गत। यहाँ पर अभिकथन ये कहता है ये कि गाढ़ कोशिका विशिष्ट एपिडेमिस कोशिका है। गाढ़ कोशिका जो है एक विशिष्ट एपिडेमिक कोशिका है और कारण इसका ये बताया जा रहा है कि स्टोमेटा पत्तियों की बाहर त्वचा में पाए जाते हैं। क्या ए आर का सही पुष्टिकरण कर रहा है? द क्वेश्चन है a guard cell are specialized in the epidermis cell. The stomata are found in the epidermis of leaves. Observations here, a guard cells are specialized epidermis cell, and the reason here, stomata are found in the epidermis of leaf. Know that question is very interesting. ऑप्शन तो आपका वही रहेगा कि दोनों ए आर और दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी कहेगा ए और आर सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। सी ए सत्य है लेकिन आर यहाँ गलत है और डी कहेगा ए गलत है लेकिन आर सही है।
तो क्वेश्चन तो वही बनते हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये हमारे समक्ष उठता है कि अभिकथन जो दिया है क्या उसका कारण यहाँ सही है। तो यहाँ पर देखिए, गाढ़ कोशिकाएं विशिष्ट एपिडर्मस कोशिकाएं हैं। क्या गाढ़ कोशिका एक विशिष्ट एपिडर्मस है? तो देखा जाए ये बात तो सही है, ये तो सही विकल्प है कि गाढ़ कोशिका विशिष्ट एपिडर्मल कोशिका होती है। ठीक है, अब क्या इसका स्टोमेटा पत्तियों के बाहर त्वचा में पाए जाते हैं? अब देखिए क्वेश्चन एक अजीब सी बात आ गई, गाढ़ कोशिका विशिष्ट एपिडर्मल कोशिका होती है, लेकिन यहाँ पर स्टोमेटा की बात आ गई कि स्टोमेटा पत्तियों के बाहर त्वचा में पाए जाते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। देखिए बात तो सही है कि स्टोमेटा पत्तियों के बाहर त्वचा में पाए जाते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था अभिकथन में, गाढ़ कोशिका विशिष्ट एपिडर्मिक कोशिका है, तो इसका मतलब ए और बी, ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन स्पष्टीकरण की बात आ रही है तो ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन क्या हो सकता है सही? ऑप्शन बी हो गया सही कि ए और आर दोनों ही सत्य हैं, दोनों में कोई डाउट नहीं कि गलत है, दोनों बात सही कह रहे हैं, लेकिन आर जो है ए का स्पष्टीकरण करने में सफल नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ये कहता है कि खरपतवार की उपस्थिति में फसल को खेत को प्रभावित करती है। ये बात तो सही है कि खरपतवार जो होती है वो काफ़ी पौधों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, खरपतवार जो है पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। कारण इसका ये बताया जा रहा है कि खरपतवार भोज्य स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। देखिए बात काफ़ी महत्वपूर्ण और ये भी बात काफ़ी दिलचस्प है और सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों। द क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ weeds affect the crop field and reason here, weeds complete for the food, space and light. Okay, the association C A here, the presence of weeds affect the crop field and reasons here, the weeds complete for a food, space and light. तो ऑप्शन तो हमारा वही रहेगा, दोनों ए और सत्य है, आर ए का स्पष्टीकरण करता है, बी दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, बी सी कहेगा ए सत्य है आर गलत है और डी कहेगा ए गलत है और आर सत्य है। तो यहाँ पर तो समझने की बात आती है कि हम आखिर समझ क्या रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक बात तो यहाँ सही है, असलेशन अभिकथन सही कह रहा है कि खरपतवार की उपस्थिति यानी वीड्स की उपस्थिति के फसल को खेत को प्रभावित करते हैं। खरपतवार जो होते हैं पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि सारे न्यूट्रिशन जो है खरपतवार ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे खेतों में खरपतवार नहीं होना चाहिए, वीड्स नहीं होना चाहिए। दूसरा है खरपतवार भोजन स्थान और प्रकाश को प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये बात भी सही है क्योंकि देखिए कंपटीशन हो जाता है, हमने जो पौधे ग्रोथ किए हैं उनमें और जो खरपतवार है दोनों में कंपटीशन होने लग जाते हैं कि जो है कौन जो है जितनी न्यूट्रिशन धरती से अधिक प्राप्त करेगा। मान लीजिए खरपतवार अधिक न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है तो आपको पौधों में नहीं मिलेगा, हमें तो पौधे चाहिए भाई, खरपतवार से हमें कोई रिलेशन नहीं है। तो यही बात आती है। देखिए यानी वीड खेत वाले में अवांछित पौधे होते हैं, यानी खरपतवार जो होते हैं किसी भी खेत में अवांछित पौधे होते हैं, यानी उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए जैथ्यून जो होती है ये भी एक खरपतवार है, प्रथिन्यून ये भी एक खरपतवार है, सैप्रोरस रोटियूस ये भी एक खरपतवार है, या मोथा, ठीक है मोथा भी जो है खरपतवार है। देखा जाए एंड्रस पोषक तत्व के सोख लेते हैं और ये खरपतवार जो है खेतों के एंड्रस पोषक तत्वों को जो है अच्छे सोख लेते हैं और फसल की वृद्धि को कम कर देते हैं, इसलिए उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी होता है।
तो आपको समझ में आ गया बात। तो इसका मतलब देखा जाए, खरपतवार की उपस्थिति में फसल को खेत को प्रभावित करते बात सत्य है, और खरपतवार भोजन स्थान और प्रकाश को भी प्रतिस्पर्धा रहती है, तो ये भी बात सत्य है। तो यहाँ पर हमारा सी और डी तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए और बी रह गया। अब आपको ये समझना है कि क्या ए जो है आर का स्पष्टीकरण कर पा रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो कर रहा है। खरपतवार की उपस्थिति फसल के खेतों को प्रभावित करती है, और खरपतवार भोजन स्थान और प्रकाश की समस्या करते हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए सही जाएगा। आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो, ए ऑप्शन आपका सही गया। तो ये आपका सही है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सारे क्वेश्चन को आपको समझना है, करना है, और अपने कॉपी पे नोट करना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और इसको बार बार देखना है, समझना है, पढ़ना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और तिरपान स्टडी सेंटर हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ को ही आपके समक्ष रखता है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन आपका भी एक कर्तव्य है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर कीजिएगा तो दूसरे बच्चों का केयर होगा, और ये आपके मन से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि शेयर ही केयर है, और शेयर करने के लिए आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। और लिंक को कॉपी कहाँ से करना है, जहाँ पर आप वीडियो ये देख रहे हो वहाँ पर शेयर भी लिखा होगा, देखिए शेयर लिखा हुआ है, उसको दबाइए, डायरेक्ट आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपने कहाँ पर इसको डालना है। तो व्हाट्सएप स्टेटस पर जाके इसको डाल दीजिए। जो बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे वो देखेंगे, जिनको अच्छा लगेगा वो आगे बढ़ जाएंगे इस चैनल के साथ, जिनको नहीं बढ़ना है वो लीव कर जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो चीज़ समझ में अच्छा लगे उसको रख लेने में ही भलाई होती है। ठीक है, तो ये कार्य जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, इस दूसरे बच्चों का केयर होगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, दोस्तों सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अभी जो है तिरपान चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है। कि अगर आप सेव कर लीजिएगा तो यहाँ पर 8th क्लास से लेके MA तक, और साथ में 6-7 क्लास भी बच्चे इसमें इंक्लूड है। तो 6 से लेके आपको MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो प्लेलिस्ट पे आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि तिरपान चैनल कितना महत्वपूर्ण चैनल है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।